हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिक नोट्स एकेडमी। लॉजिक नोट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आप वीडियो नंबर 6 देख रहे हैं अभी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बिल्कुल स्कीमेटिक डिज़ाइन से, सर्किट डिज़ाइन से लेके एक चिप सिलिकॉन पे कैसे बनती है, कैसे फैब्रिकेट होती है, और लेआउट डिज़ाइन क्या है, सर्किट डिज़ाइन क्या है, चिप फैब्रिकेशन क्या है, एक पूरा ओवरऑल आइडिया आपको इसमें स्टार्टिंग से एंड तक दिया जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले पहले बाकी की 5 वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आई विल रिक्वेस्ट कि जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं पहले वो देख लें। सो लेट्स learn about everything about IC design in this video, right from the schematic to circuit design to chip fabrication. तो वीडियो नंबर 5 में और उससे पहले की वीडियो में आपको एक CMOS, एक PMOS और एक NMOS क्या होता है ये बताया गया था और उसके सिंबल्स भी बताए गए थे। तो ये जो सिंबल्स हैं NMOS और PMOS के, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है ऑन द कंप्यूटर या ऑन द नोटबुक, कि अगर किसी को बताना है कि NMOS मैंने ड्रॉ किया तो नोटबुक पे जल्दी से ड्रॉ कर दिया। These are called the schematic also, and these are called the symbols also of the PMOS and NMOS. इन्हीं के कॉम्बिनेशन से एक वीडियो में ये भी बताया गया था कि किस तरह से हम लॉजिक गेट्स बनाते हैं, एंड फिर लॉजिक गेट्स के भी सिंबल होते हैं। तो हमें लॉजिक गेट्स बनाने होते हैं। लॉजिक गेट्स बना के उनको आपस में कंबाइन करना पड़ता है, और ये करने के लिए एक पर्टिकुलर मुझे क्या ज़रूरत है एक सर्किट से, बहुत सारे ज़रूरत के हिसाब से हम लॉजिक गेट्स यूज़ करते हैं और उसको हम सर्किट डिज़ाइन बोलते हैं। तो सर्किट डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे एनमॉसेस एंड पीमॉसेस के सिंबल, या तो लॉजिक नोड्स के गेट्स के सिंबल, लॉजिक गेट्स के सिंबल को मिला के एक मीनिंगफुल सर्किट बनाते हैं, तो उसको हम सर्किट डिज़ाइन बोलते हैं। अब ये सर्किट डिज़ाइन, ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स तो सिलिकॉन पर नहीं जाते हैं। मैं जब बोल रहा हूँ, मैं सिलिकॉन बोल रहा हूँ, बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। सिलिकॉन मतलब जो चिप एक्चुअली में फैब्रिकेट होती है वो सिलिकॉन वेफर पे फैब्रिकेट होती है। तो ये जो सिंबल्स हम देख रहे हैं सिलिकॉन वेफर पे, इन सिंबल्स को एज इट इज़ प्रिंट करके तो कुछ नहीं होता है, लेकिन सिलिकॉन पे क्या बनता है सो दैट वो स्ट्रक्चर इस तरह से बिहेव करता है, वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आप उसको 3D में देख सकते हैं, तो ये एक 3D स्ट्रक्चर होता है। और इसमें एक गेट है, रेड कलर का आपको दिख रहा है गेट है, और लेफ्ट एंड राइट साइड पे, ये बहुत ही बेसिक मैं बता रहा हूँ अभी इस स्लाइड में, हम इसको एडवांस थोड़ा सा आगे सीखेंगे। तो बीच में गेट है 3D में, और लेफ्ट एंड राइट साइड पे सोर्स एंड ड्रेन है, और ये जो बॉडी लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट द सिलिकॉन वेफर। अब सिलिकॉन वेफर क्या है हम देखेंगे अभी। तो अब ये जो पीमोस और एनमोस का रिप्रेजेंटेशन है विद द सिंबल, ये एक्चुअली सिलिकॉन पे ऐसा दिखता है 3D। और इसको बनाने के लिए 3D में, लाइक इसको सिलिकॉन पे फैब्रिकेट करने के लिए हमें लेआउट डिज़ाइन करना पड़ता है। सो लेआउट डिज़ाइन को यूज़ करके फैब्रिकेशन होता है। और लेआउट डिज़ाइन हम किसका बनाते हैं? सर्किट डिज़ाइन का। सो सर्किट, एक चीज़ है सर्किट डिज़ाइन, दूसरी चीज़ है लेआउट डिज़ाइन। लेआउट डिज़ाइन बनाने के बाद हम वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करने के बाद हम फैब्रिकेशन करते हैं। तो अगर एक थोड़ा सा और बेटर एग्जांपल मैं यहाँ पर पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि देखिए इस तरह से सर्किट डिज़ाइनिंग दिखती है। मतलब ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है सर्किट, बहुत छोटा भी हो सकता है, लेकिन ये इस तरह से ऐसा आपको सर्किट दिखेगा जब आप डिज़ाइन करेंगे कंप्यूटर पे। तो और इस सर्किट का रिप्रेजेंटेशन कुछ लेआउट डिज़ाइन जो है उसका ऐसा दिखेगा जब आप लेआउट डिज़ाइन करेंगे, और जब लेआउट सिलिकॉन पे बनेगा तो वो ऐसा 3D स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि एक है सर्किट डिज़ाइन। सर्किट डिज़ाइन में फंक्शनैलिटी जैसी हमें चाहिए कि इनपुट में मैं ये डेटा दूं 0101 और आउटपुट में मुझे ऐसा मिले। ऐसा करने के लिए जैसा भी सर्किट बनाना पड़ेगा, जो भी लॉजिक गेट्स यूज़ करने पड़ेंगे, उनका कॉम्बिनेशन सर्किट डिज़ाइन कहलाता है। उस सर्किट डिज़ाइन के कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें लेआउट डिज़ाइन बनाना पड़ता है,
और इस लेआउट डिजाइन से बनता है चिप, जो कि सिलिकॉन पे ऐसा 3D व्यू दिखता है। अब इससे ये 2D हम देख रहे हैं, ये इसको हम लेआउट डिजाइन को हम 2D में बनाते हैं कंप्यूटर पे। सो 2D से 3D कैसे बनता है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। आपकी बस नॉलेज के लिए थोड़ा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये सर्किट कितने बड़े हो सकते हैं, चिप कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। कि मान लेते हैं एक जैसे हमें सबको मेमोरी चिप सबको पता है कि 1 GB का मेमोरी कार्ड है, 10 GB का, 16 GB का मेमोरी कार्ड है, तो हमने रूटीन में अपने सुना है। तो उस मेमोरी में मान लेते हैं कि एक ट्रांजिस्टर से मैं एक बिट स्टोर करता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 1 GB का मेमोरी कार्ड है, इसका मतलब है मैं 1 GB ऑफ बिट्स उसमें स्टोर कर सकता हूँ। और एक बिट को स्टोर करने के लिए ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ अभी कि मुझे एक एनमॉस या एक पीमॉस बनाना पड़ेगा। अब अगर एक एनमॉस मैंने बनाया एक बिट को स्टोर करने के लिए, तो एक बाइट को स्टोर करने के लिए कितना बनाना पड़ेगा? 8 एनमॉस, 8 एनमॉस बनाने पड़ेंगे। और 1 KB को स्टोर करने के लिए 1024 बनाने पड़ेंगे। ठीक है। 1 MB को स्टोर करने के लिए ये नंबर है। और 1 GB, 1 GB को स्टोर करने के लिए आप देख सकते हैं दिस इज द नंबर। इतने सारे मुझे पीमॉस या एनमॉस चाहिए होंगे, इतने सारे मुझे ट्रांजिस्टर्स चाहिए होंगे। तो ये अगर आप करोड़ में देखेंगे, 107 करोड़ ट्रांजिस्टर्स मुझे, या 107 करोड़ एनमॉस मुझे 1 GB मेमोरी में चाहिए होते हैं। और ये सिर्फ वो वाले कंपोनेंट हैं जो कि मेरा डेटा स्टोर कर रहे हैं। अब इस डेटा को कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारा और भी डिजिटल लॉजिक है, जिसमें बहुत सारे और भी गेट्स हैं, वो अलग हैं। मैं सिर्फ छोटा छोटा 107 करोड़ यू कैन से 1 GB में मुझे 100 करोड़ छोटे छोटे वो चाहिए, कंपोनेंट चाहिए। और 16 GB में मुझे 1700 से भी ज़्यादा चाहिए। इतने सारा कंपोनेंट एक छोटी सी चिप के अंदर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ये बहुत बड़ी इंजीनियरिंग होती है। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब कुछ लगता है। उसके बारे में अभी बात करेंगे कि कैसे हम इतना सारा कंपोनेंट इतना प्रिसाइजली इतने छोटे से चिप में कैसे बना लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन फैब्रिकेशन की। तो ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये है एक सिंबल। किसका सिंबल है? ये एनमॉस का सिंबल है। इसको जब हम फैब्रिकेट करेंगे तो ये ऐसा दिखता है। ओके। एंड एनमॉस का जब हमने ये सिंबल बनाया, तो इसमें दो चीज़ें नोटिस करने की है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विड्थ इसकी कितनी है और लेंथ इसकी कितनी है। अगर मैं इस एनमॉस की विड्थ मैंने लिखा 1 माइक्रोमीटर और लेंथ लिखा 0.18 माइक्रोमीटर। अब ध्यान दीजिए कि मैं माइक्रोमीटर्स में बात करने लगा हूँ। बहुत ही छोटा यूनिट है माइक्रोमीटर। 1 मीटर का 1000 पार्ट, 1000 का भी 1000, 10⁻⁻⁶ इज माइक्रोमीटर। नाउ 1 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ है। इसका मतलब हुआ जब ये 3D में बनेगा तो ये होती है उसकी विड्थ इस डायरेक्शन में। दिस इज द विड्थ। और अगर लेंथ मैं बोल रहा हूँ, इसकी लेंथ है 0.18 माइक्रोमीटर, सो ये होती है लेंथ। ओके। सो गेट की इस डायरेक्शन को, सोर्स ड्रेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम बोलते हैं लेंथ, और पैरेलल डायरेक्शन को बोलते हैं हम विड्थ। ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक गेट हम देख रहे हैं, गेट के नीचे एक ऑक्साइड लेयर देख रहे हैं, और उसके नीचे सबस्ट्रेट देख रहे हैं। और यहाँ पर मैंने N+N+ लिखा, जो कि एनमॉस में N+ यूज होता है। N+ क्या है वो भी हम बात करेंगे अभी। तो इसको फिर से मैं एक बार ये 3D व्यू है इसका। अब 3D व्यू से पहले ये लेआउट, अगर मुझे 2D इसका लेआउट बनाना है तो वो ऐसा दिखता है। और ये मैं इसको सामने से देख रहा हूँ, फ्रंट से, इसी इसी 3D को। तो सामने से देखने पे ये ऐसा दिखेगा। ओके। सो ये लेआउट जो है, ये लेआउट मैं कंप्यूटर में बनाता हूँ। इस लेआउट को बनाने के लिए आप LMS पे जो IQRate टूल दिया हुआ है, आप उस टूल को यूज कर सकते हैं और ये स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद जो आप जब फाइल सेव करते हैं तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेव होगी, जिसको हम GDS फॉर्मेट बोलते हैं।
आप उसको फाइल को सेव भी कर सकते हैं। अब जब ये लेआउट बनता है तो आप देख रहे हैं कि एक मैंने ग्रीन कलर से, एक ऑरेंज और एक रेड कलर से, तीन अलग अलग कलर से तीन चीजें दिखाई हैं। तो ये तीन एक एक तरह से तीनों एक अलग अलग लेयर्स हैं। और ग्रीन लेयर है जैसे यहाँ पर दिख रहा है, एक एक ऑरेंज लेयर और एक रेड लेयर है। और ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स के यूनिक नंबर्स होते हैं, डेटा टाइप नंबर होते हैं, डेटा टाइप एंड लेयर नंबर आर सम यूनिक नंबर। और इस लेयर का नाम भी होता है कि भाई ये ग्रीन वाली लेयर कौन सी है, ऑरेंज कौन सी है, रेड कौन सी है। और हर लेयर को जब हम बनाते हैं कंप्यूटर पे, सो हर लेयर को आप मानिए कि हर लेयर का अलग अलग मास्क बनता है। आप ये समझ लीजिए कि हर लेयर की एक अलग अलग डाई बनती है जिससे हमें प्रिंटिंग करनी है सिलिकन पे। तो जो ग्रीन वाली लेयर होगी, उससे पहले मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। वो कैसे बनेगा अभी हम देखेंगे इसी वीडियो में। और फिर ऑरेंज वाली जो लेयर होगी उससे मैं ये बनाऊंगा, और रेड वाली से मैं ये बनाऊंगा। तो तीन लेयर से मैंने ऐसा 3D स्ट्रक्चर बना दिया। ये कैसे बनाते हैं अभी हम देखेंगे। और अब आप ये भी ध्यान दीजिए कि ये विड्थ है, ये लेंथ है। 2D में अगर आप देखेंगे तो दिस इज द विड्थ, दिस इज द लेंथ। तो अगर आपको बोला जाए लेआउट आईक्यूरेट टूल यूज करके बोला जाए कि भाई आपको 2 माइक्रोमीटर की विड्थ का ट्रांजिस्टर बनाना है, तो ये इस तरह से मेजर भी कर सकते हैं टूल में। 2 माइक्रोमीटर विड्थ हम ये लेंगे, और जितना लेंथ दिया जाए वो इस रेक्टेंगल की उतना लेंथ बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा इसकी फंक्शनैलिटी की भी बात करते हैं कि ये बना क्यों रहे हैं, ये काम कैसे करता है, ये हम ऐसा क्यों बना रहे हैं इसको। तो जो एनमॉस है, अगर आपने वीडियो नंबर 5 अच्छे से देखी है, NMOS एंड PMOS आर नथिंग बट स्विचेस। कि एक पर्टिकुलर सिग्नल देने पे PMOS ऑन हो जाता है, एक पर्टिकुलर लॉजिक 0 या 1 देने पे PMOS या NMOS ऑन हो जाता है। अगर हम नहीं देते हैं तो वो ऑफ रहेगा। तो ये स्विच है, और स्विच कहाँ से कंट्रोल होता है? गेट से। इसके गेट पे अगर मैं अगर ये NMOS है, अगर इसके गेट पे लॉजिक 1 दूंगा तो ये ऑन हो जाएगा, लॉजिक 0 दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो जो गेट है वो कहाँ से कहाँ के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है? इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में करंट को फ्लो होने से ये या तो रोक रहा है या वो फ्लो करने दे रहा है। तो लेकिन अगर मुझे इस टर्मिनल से सोर्स, लेट्स कॉल इट सोर्स एंड ड्रेन नाउ, अगर सोर्स से ड्रेन की तरफ मुझे करंट फ्लो करवाना है, तो सबसे पहली कंडीशन, अगर आपने वीडियो 1 देखी है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? सॉरी, वीडियो 2 में ये बताया गया है कि सबसे पहली कंडीशन है कि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पर कैसे क्रिएट करेंगे? बाय अप्लाइंग द वोल्टेज सोर्स। तो इन दोनों के बीच में करंट फ्लो कराने के लिए सबसे पहले एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगा दिया गया है। लेकिन ये करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई बीच में जो आप इन सोर्स और ड्रेन के बीच में देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ मीडियम नहीं है करंट फ्लो होने का। अब वो जो मीडियम है वो गेट पर वोल्टेज अप्लाई करके हम बना सकते हैं। तो गेट पर अगर मैंने पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ अप्लाई की तो यहाँ पर एक चैनल क्रिएट हो जाता है। एंड दिस इज द सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इसको हम नेक्स्ट लेवल के कोर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट इस कोर्स में आप सिर्फ इतना जान लीजिए इस प्रोग्राम में कि अगर हम इस पर वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं प्लस लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर नीचे एक चैनल क्रिएट हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। और अगर चैनल क्रिएट हो गया तो एक तरह से ब्रिज बन गया फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। तो यहाँ से अब करंट पास हो गया। तो ये जो चैनल क्रिएट हुआ, ये कहाँ से क्रिएट हुआ? गेट पर वोल्टेज लगाने से। और किस किस के बीच में चैनल क्रिएट हुआ? सोर्स और ड्रेन के बीच में। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं कि ये एक तो सोर्स और ड्रेन के बीच में वोल्टेज लगी होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर सोर्स और ड्रेन के बीच में वोल्टेज लगी है, और गेट और सोर्स के बीच में लगी है। तो जब ये दोनों वोल्टेज हम अप्लाई कर देंगे तो इन दोनों के बीच में, सोर्स और ड्रेन के बीच में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जो वोल्टेज ड्रेन और सोर्स के बीच में अप्लाई करते हैं उसको VDS बोलते हैं, और जो गेट और सोर्स के बीच में अप्लाई करते हैं उसको हम VGS बोलते हैं। इस इसके लिए काफ़ी फॉर्मूलेज हैं कि VGS कितना होना चाहिए, VDS कितना होना चाहिए, बट इस प्रोग्राम में हम उसकी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेवल के प्रोग्राम में उसको काफ़ी डिटेल में बताया गया है। सिमिलरली PMOS में भी ऐसा ही होगा। PMOS में बस जो गेट पे वोल्टेज दी जाएगी वो 0 दी जाएगी, और सोर्स और ड्रेन के बीच में वोल्टेज अप्लाई की जाएगी। जब 0 यहाँ पर अप्लाई होगा तो एक चैनल बन जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा
फ्रॉम वन सोर्स टू ड्रेन। एंड इसीलिए जब हमने पहले बताया था वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में, कि जब पीमॉस पर लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं तो पानी पाइपलाइन के थ्रू ऐसे फ्लो होता है, ऐसे बताया गया था एनालॉजी में। लेकिन असलियत में यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है वो चैनल फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो अब हम इसको इस तरह से समराइज करते हैं कि जब गेट के ऊपर हम लॉजिक 0 या 1 देते हैं तो चैनल बनता है या तो बंद होता है, और चैनल बनने या बंद होने से सोर्स और ड्रेन के बीच में करंट या तो फ्लो होगा या नहीं होगा। तो ये एनमॉस और पीमॉस एक्ट्स एज अ स्विचेस, और स्विच कहाँ से कंट्रोल होता है? गेट से। अब आप ये देखिए कि जो ये चैनल बना, ये अभी हम फ्रंट क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, लेकिन 3D में देखेंगे अगर इसको, मैं 3D में दिखाता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पर अगर हम इसको 3D में देखेंगे फिर से, तो ये जो चैनल बना, ये जितनी बड़ी विड्थ है उतना बड़ा चैनल बनेगा। पूरा ये गेट के नीचे चैनल बनता है, तो जितनी बड़ी विड्थ है उतना ही बड़ा चैनल बनेगा, उतना ही ज़्यादा रास्ता मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाने के लिए। तो जितना बड़ा गेट उतना ज़्यादा चौड़ा रास्ता बनेगा चैनल क्रॉस करने के लिए, और उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। तो जितना हमें ज़्यादा करंट फ्लो करवाना है उतना ही बड़ा ट्रांजिस्टर होना चाहिए, या जितना बड़ा ट्रांजिस्टर उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है। इसकी दूसरी साइड अगर आप देखें कि लेंथ जितनी बड़ी होगी, ये लेंथ, तो उतना ही ज़्यादा मुझे बड़ा चैनल क्रॉस करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा चैनल क्रॉस करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो ट्रांजिस्टर स्लो होगा। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ट्रांजिस्टर स्लो होगा, और जितनी बड़ी विड्थ होगी उतना ज़्यादा ट्रांजिस्टर फास्ट होगा। अब अगर मुझे ट्रांजिस्टर को बहुत फास्ट करना है तो क्या मैं लेंथ को बिल्कुल कम कर सकता हूँ? ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशंस हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हम एक्चुअली बहुत डीप में नेक्स्ट ट्रेनिंग में बताई गई हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए ये बता सकता हूँ कि अगर आप ये देखिए कि ये जो N और N प्लस, ये सोर्स और ड्रेन के जो N प्लस हैं, थोड़े से गेट के नीचे घुसे हुए हैं। अगर इन गेट को मैंने बहुत कम कर दिया, बहुत पतला बना दिया, तो सोर्स और ड्रेन आपस में टच हो जाएंगे, और बिना कोई गेट के कंट्रोल के ही करंट फ्लो होने लगेगा। तो देर इज नो मीनिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, क्योंकि वो स्विच रहेगा ही नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं कि गेट लेंथ कितनी होनी चाहिए मिनिमम, ट्रांजिस्टर की विड्थ मिनिमम कितनी होनी चाहिए या मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। और इन्हीं रूल्स को, इन्हीं लिमिटेशंस को एक जगह लिख दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डिज़ाइन रूल डेक या फिजिकल डिज़ाइन किट, कि भाई ये रूल्स फॉलो करने हैं अगर हमें लेआउट डिज़ाइन बनाना है तो। और वो रूल फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसको चेक करने के लिए वेरिफिकेशंस होती है। अभी हम उसको वेरिफिकेशन वाले पार्ट को भी आगे समझेंगे। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं ट्रांजिस्टर के, कि जिसमें ये देखिए विड्थ यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर है और लेंथ है 0.18 माइक्रोमीटर। और यहाँ पर विड्थ तो उतनी ही है 1 माइक्रोमीटर, लेकिन लेंथ बढ़ा दी गई 0.5 माइक्रोमीटर। तो इन दोनों ट्रांजिस्टर्स में इसमें कैन यू टेल मी कि कौन ट्रांजिस्टर स्लो होगा? जाहिर सी बात है कि ये वाला ट्रांजिस्टर स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल बड़ा बनेगा, लेफ्ट से राइट जाने में ज़्यादा दूर जाना है मुझे, तो ये ट्रांजिस्टर स्लो बनेगा। एक ये ट्रांजिस्टर है जिसमें कि विड्थ काफ़ी बड़ी दी हुई है, और लेंथ इसमें उतना ही है 0.18। तो अगर मैं इस ट्रांजिस्टर को इससे कंपेयर करता हूँ तो इसकी विड्थ 2 माइक्रोमीटर है, और ये इसकी रेजिस्टेंस इससे हाफ होगी, या लेफ्ट वाले की राइट वाले से रेजिस्टेंस डबल होगी, वी कैन से। तो जितनी बड़ी विड्थ उतना चौड़ा एक तरह से मुझे रास्ता, उतना वाइड रास्ता मिल गया जाने के लिए, उतना ही फास्ट ट्रांजिस्टर होगा। सो लेंथ और विड्थ यहाँ पर बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं ट्रांजिस्टर की स्पीड डिसाइड करने के लिए। और अब इन ट्रांजिस्टर की विड्थ को कम ज़्यादा क्यों किया जाता है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सर्किट। कहीं पर मुझे 0 से 1 जाना है फास्ट, कहीं पर 0 से 1 जाना है, 1 से 0 स्लो जाना है। तो स्लो और फास्ट जो टाइमिंग्स हैं जिनकी हमने बात की थी लास्ट वीडियोस में, उनको ट्रांजिस्टर की विड्थ और लेंथ से कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर एक खास बात और है ध्यान देने की, कि यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू 0.18 माइक्रोमीटर मैंने लिखा है। तो दिस इज, ऐसा मानते हैं लेट्स से कि दिस इज द मिनिमम लेंथ, ये सबसे छोटी लेंथ है जिसको हम बना सकते हैं।
तो इस टेक्नोलॉजी को, ऐसी टेक्नोलॉजी को बोलेंगे 0.18 या 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। 0.18 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 180 नैनोमीटर। सो इस टेक्नोलॉजी को बोलेंगे 180 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें लेंथ मिनिमम 180 बनाई जा सकती है। फिर इस टेक्नोलॉजी के बाद नेक्स्ट आई, जिसमें हम 90 नैनोमीटर बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आई 65, 45, 32, 28, 28 के बाद फिर 22, 18, और आज की दुनिया में 2 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजीज भी हैं हमारे पास, जो मार्केट में ट्रांजिस्टर बनते हैं। तो अभी हम 0.18 लिख के 180 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। सो अब हम बात करेंगे कि ये जो चिप बनती है 3D, ये सिलिकॉन पर कैसे बनती है। मैंने आपको बताया था कि एक सिलिकॉन के ऊपर बनती है, सिलिकॉन वेफर के ऊपर बनती है। तो सिलिकॉन वेफर क्या चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कि एक सिलिकॉन इंगॉट, आप सबसे पहले देखिए कि एक बहुत बड़ा ऐसा सिलिंड्रिकल प्योर सिलिकॉन से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। सिलेंडर ही है एक्चुअली ये, और ये बिल्कुल प्योर सिलिकॉन है। और इसको हम काटते हैं ऐसी डिस्क बनाने के लिए। तो लास्ट में एक ऐसा जो वेफर बनता है, इसको सिलिकॉन वेफर बोलते हैं। यहाँ पर 3D में आप देख सकते हैं कि ये सिलिकॉन वेफर कैसा दिखता है। अ, तो सिलिकॉन वेफर के बाद, सिलिकॉन वेफर के ऊपर जो फैब्रिकेशन होती है, फैब्रिकेशन होने के बाद देखिए वेफर ऐसा दिखने लगता है। पहले बिल्कुल ब्लैक था, और चिप जब फैब्रिकेट होती है, क्योंकि हम मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, मिलियंस ऑफ पीमोस एनमोस इसके ऊपर बनाते हैं, तो बनने के बाद कुछ वो ऐसी दिखती है। इसका थोड़ा सा वीडियो भी देखते हैं। तो कुछ इस तरह से ये जो जो बहुत ही हाईली टेक्निकल मशीन्स होती हैं, बहुत प्रिसाइज इनको काम करना पड़ता है। तो अ, ये ये कुछ इस तरह से फैब्रिकेट होती हैं। एक बार फिर से देख सकते हैं। तो फैब्रिकेट होने के बाद अगर आप ये देखें कि इस छोटे से पार्ट में, बहुत ही छोटा सा पार्ट मैंने जूम करके दिखाया है, तो ये अंदर से जो 3D स्ट्रक्चर है इसके ऊपर जो बना है वो ऐसा दिखता है। ये ऐसा कलरफुल नहीं होता है, वो बस आपको दिखाने के लिए कि अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग फ्लोर्स हैं। एक्चुअली देखेंगे तो ये बिल्कुल बिल्डिंग्स की तरह दिखता है, और इसमें जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग में। तो 3D स्ट्रक्चर एक चिप के अंदर ऐसा दिखता है। जब चिप बन जाती है तो आप ध्यान दीजिए कि इस वेफर के ऊपर आप छोटे छोटे रेक्टेंगल या स्क्वायर्स देख सकते हैं। एक स्क्वायर में एक सिस्टम या एक चिप बनी हुई है, और इस पूरे वेफर पे इतनी सारी चिप्स मशीन ने बनाई, फैब्रिकेट हुई। अब ये एक एक स्क्वायर को, एक एक रेक्टेंगल को काटते हैं, जिसको हम डाइसिंग बोलते हैं। थोड़ा सा इसका 3D भी देख सकते हैं, सॉरी, इसका थोड़ा सा हम वीडियो भी चला के देख सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो डाइसिंग कुछ इस तरह से डाइसिंग होती है। डाइसिंग करने के बाद अ, एक और स्टेप है टेस्टिंग और पैकेजिंग। हम डाइसिंग के बाद करते हैं, और पैकेजिंग के बाद चिप ऐसी दिखती है। तो इस जो ब्लैक ब्लैक आप प्लास्टिक की कवरेज या ऐसी ऐसी कवरेज देखते हैं, जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, उसके अंदर वो जो एक एक डाइसिंग की, उसके अंदर ये पैकेज होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी चीज़ पहले बनी, उसके बाद वो फैब्रिकेट हुई, फैब्रिकेट होने के बाद वो उसकी डाइसिंग हुई, डाइसिंग के बाद ये पैकेजिंग हुई। पैकेजिंग करने के बाद इनकी तरह तरह की जो चिप्स बनती हैं, उनको हम इकट्ठा जोड़ते हैं और एक मदरबोर्ड बनता है। और वो पूरा एक सिस्टम बन के कार्स में लगता है, लैपटॉप में लगता है, मोबाइल्स में लगता है, एरोप्लेन में लगता है, और तमाम तरह की जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है आज की दुनिया में, सब में कोई ना कोई चिप लगी होती है, बहुत सारी चिप्स लगी होती हैं। तो एक बहुत छोटे से पीमोस एनमोस की दुनिया से कैसे बना, कैसे एक ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, और उसके उसी की तरह बहुत सारे कैसे बनते हैं, फिर चिप कैसे बनती है, ये पूरी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है। और ये बहुत ही एक एक्सट्रीम इंजीनियरिंग है। तो अब हम थोड़ा और बेटर तरीके से किस तरह से ये फैब्रिकेट होता है, स्टेप बाय स्टेप हम
फैब्रिकेशन प्रोसेस भी देखेंगे। उससे पहले एक बार फिर से देखते हैं कि जो हमने अभी सीखा कि एक तो होता है सर्किट डिज़ाइन, जिसमें कि ये सब सिंबॉलिक व्यूज़ देखते हैं। सर्किट डिज़ाइन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं कि विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, सब यहाँ हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम बनाते हैं लेआउट डिज़ाइन, जो कि ऐसा 2D में रेक्टेंगल्स बना बना के हम उसका लेआउट बनाते हैं। और इस लेआउट से क्या बनता है? इस लेआउट से बनता है सिलिकॉन डिज़ाइन फैब्रिकेट होके। तो तीन चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हैं। आप सर्किट डिज़ाइन के लिए एक हमारी दूसरी वीडियो है, वीडियो E1 डिजिटल सर्किट डिज़ाइन, ये देख सकते हैं। लेआउट बनाने के लिए देयर आर 2 वीडियोस, वीडियो E2 DRC, वीडियो E3 iCurate EDA लेआउट। तो ये दोनों तीनों वीडियो देख सकते हैं, LMS पे ही हैं। और सर्किट डिज़ाइनिंग की डिटेलिंग इस वीडियो में दी हुई है, लेआउट डिज़ाइनिंग की इस वीडियो में दी हुई है। अब जो फैब्रिकेशन होता है इसके बाद, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। लेकिन एक और बात ध्यान देने की है कि जो मैंने सर्किट बनाया उसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली मैं एक लेआउट डिज़ाइन करता हूँ। अब इसको लेआउट डिज़ाइन करने में मिस्टेक भी हो सकती है। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 1000 ट्रांजिस्टर थे और मैंने बनाया सिर्फ 998, या मैंने 1000 की जगह 1200 बना दिए। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए कि जो लेआउट में बना वही स्कीमेटिक में है और जो स्कीमेटिक में था वही लेआउट में है, इस चेक को बोलते हैं लेआउट वर्सेस स्कीमेटिक, LVS। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेरिफिकेशन है, चेक है कि जो स्कीमेटिक में है वही लेआउट में है। तो लेआउट वर्सेस स्कीमेटिक, इन दोनों की आपस की कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए चेक होता है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में LVS हम नहीं करेंगे, बट नेक्स्ट लेवल की जो ट्रेनिंग है उसमें LVS भी सीखेंगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम DRC लेकिन सीख सकते हैं, जो कि हमारे EDA सॉफ्टवेयर पे iCurate पे फैसिलिटेट किया गया है। और DRC कैसे करना है वो आप इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन DRC होता क्या है? DRC इज लाइक डिजाइन रूल चेक। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट पहले भी दिया था कि बहुत सारे रूल्स हैं कि भाई ये जो बना रहे हैं हम, जो जो जो, जो लेआउट है, इससे जब 3D बनेगा तो वो ठीक से बने, इसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं। अगर वो रूल फॉलो नहीं किए गए तो ये सिलिकॉन पे ठीक से नहीं बनेगा। तो ये मस्ट है, ऐसा DRC रूल चेक को पास करना ही करना होता है। विदाउट दिस जो चिप फैब्रिकेट एक्सेप्ट ही नहीं होती है। तो हम सबसे पहले ये बनाया, सर्किट बनाया, लेआउट बनाया, LVS किया, LVS करने के बाद DRC किया, DRC पास हुआ तो ही जाके चिप फैब्रिकेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और जो DRC के रूल्स हैं वो टेक्नोलॉजी वाइज चेंज हो सकते हैं। जैसे हमने अभी 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी की बात की, उसमें गेट की मिनिमम लेंथ कितनी है? 180 नैनोमीटर। अगर 90 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है तो उसमें गेट की मिनिमम लेंथ 90 नैनोमीटर है। तो दोनों के रूल्स चेंज हो गए, और ऐसे बहुत सारे रूल्स चेंज होते हैं। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी के डिफरेंट सेट ऑफ वेरिफिकेशन रूल्स होंगे। अब ये ध्यान से देखिए कि ये फैब्रिकेशन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक वेफर लिया, सबस्ट्रेट, और ये समझाने के लिए एक्चुअल डायमेंशंस बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं। और हम यहाँ पर देखेंगे कि मुझे एक लेआउट डिज़ाइन, ये टी शेप देख रहे हैं आप ग्रीन कलर की, ये मुझे लेआउट में मान लेते हैं ऐसी शेप बनानी है। ये शेप कुछ भी हो सकती है, प्लस हो सकती है और रेक्टेंगल हो सकती है, बट एक शेप को कैसे बनाते हैं वेफर पे, हम उसको देखने जा रहे हैं। तो ये एक वेफर है, सिलिकॉन वेफर है। इससे इसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। ये मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया। जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम गेट के नीचे एक लेयर थी उसको देख रहे थे, ये वो वाली लेयर है। इसके बाद एक लेयर डालते हैं जिसको बोलते हैं फोटो रेजिस्ट। सो फोटो रेजिस्ट क्या करता है? ये लाइट से रिएक्ट करता है, जहां जहां लाइट पड़ेगी वहां वहां से ये मटेरियल हट जाएगा। अब इतनी छोटी टाइनी चीजें हम किस तरह से बना पाते हैं? कि मैंने आपको बताया था कि 1 GB मेमोरी में करीबन 108 करोड़ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इतने से छोटे से एरिया में इतनी सारी चीजें कैसे बना सकते हैं? वो ये टेक्नोलॉजी है जिसको फोटोलिथोग्राफी बोलते हैं। और यहाँ पर अभी देखिए मैंने एक फोटो रेजिस्ट लगा दिया। ये जो मैं लगा रहा हूँ, दीज आर ऑल केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल से हम एक वेफर पे केमिकल डालते हैं तो फोटो रेजिस्ट बन जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सब केमिकल प्रोसेसेस है। तो अब जब मुझे ये टी शेप बनानी है
तो मैं क्या करूँगा, इस टी शेप का सबसे पहले लेआउट बनाऊंगा, और लेआउट बनने के बाद इस लेयर का मैं मास्क बनाऊंगा। मास्क इज नथिंग बट ऐसे कटिंग करके एक टी शेप बन गई। तो ये कंप्यूटर से जब मैं कंप्यूटर में ये बनाऊंगा, उससे मेरा एक मास्क बनेगा। अब मास्क इज रेडी। मास्क बनने के बाद मैं यहाँ पे लाइट डालूंगा इसके ऊपर। अब जब लाइट जब इस मास्क के ऊपर जाएगी तो कहाँ कहाँ पे जाएगी, ये जो टी शेप है सिर्फ इसके अंदर जाएगी, ठीक है। और ये ध्यान दीजिए आप कि जब लाइट इसके अंदर जा रही है तो टी शेप यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर्स, बहुत फाइन कॉर्नर्स है, 90 डिग्री कॉर्नर्स है। लेकिन जब लाइट किसी कॉर्नर पर जाती है तो वो, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम ऑल्सो। आप एक पेपर में ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हैं, और टॉर्च उस रेक्टेंगल के अंदर आप लाइट पास करेंगे, तो जो वॉल पे जो इमेज प्रिंट होगी उस रेक्टेंगल की, वो शार्प रेक्टेंगल्स 90 डिग्री के नहीं बनेंगे, वहां से राउंडिंग हो जाएगी कॉर्नर्स पे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी राउंडिंग हो जाती है, और ये एग्जैक्टली ऐसी टी शेप नहीं बनती है, जबकि राउंड कॉर्नर राउंड बनते हैं। यहाँ पर हम वो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो भी मैं आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पर लाइट पास हुई, फोटोरेसिस्ट पे गिरी, और वहां से फोटोरेसिस्ट हट गया, और ये मैंने टी शेप का एक गड्ढा कर दिया, यहाँ पर होल कर दिया, ट्रेंच कर दिया। और यहाँ पर अब मैं मटेरियल भर सकता हूँ या यहाँ से निकाल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल हटा दिया, एंड इसी तरह यहाँ पे मैं कुछ भर भी सकता हूँ। और दैट इज हाउ विद द हेल्प ऑफ मास्क एंड फोटोरेसिस्ट वी डू फोटोलिथोग्राफी। और फोटोलिथोग्राफी करने के बाद उतने एरिया में जहाँ लाइट पड़ती है उस एरिया में मैं मेटल भर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, उस एरिया को प्रोसेस कर सकता हूँ। इस तरह से ये चिप बनती हैं, और इतनी छोटी इसलिए बन सकती हैं क्योंकि लाइट बहुत छोटी है, उसकी वेवलेंथ छोटी है। उसको हम लेंस में पास करके इस तरह से, देखिए मास्क हम छोटे नहीं बना सकते हैं, मास्क बड़ा ही बनेगा। तो पहले एक लाइट सोर्स होगा, फिर एक कंडेंसर लगता है, लेंस है, फिर एक मास्क जो जो बड़ा मास्क है वो है। उस मास्क के ऊपर लाइट मैंने एक कंडेंसर से आई, और ये लाइट फर्दर एक लेंस में गई, और इस लेंस ने उस लाइट को श्रिंक कर दिया जो कि वेफर पे पड़ी, और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होके जो पैटर्न मुझे बनाना है वो पैटर्न बन जाते हैं। सो ये एक पूरा प्रोसेस है एक चिप को फैब्रिकेट करने का। अब जो लेआउट डिजाइन रूल्स हैं उनकी क्या जरूरत पड़ती है, देखिए जिस तरह से हमारे पास लेट्स से ये मुझे रेक्टेंगल्स मैंने 2D में बना दिए, और मुझे एक्सपेक्टेशन है मुझे ऐसा ऐसा सिलिकॉन पे फैब्रिकेट करना है, बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये दो रेक्टेंगल जो हैं इनके बीच में ये स्पेसिंग है, राइट। लेकिन जब ये मैं इन दोनों के बीच में अगर ऐसा मास्क है और इन दोनों के बीच में से लाइट जाएगी, अगर ये बहुत पास है तो सिलिकॉन पे ये इस तरह से बन सकते हैं, आपस में शॉर्ट हो सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर तो इनको सेपरेट बनाना था, सिलिकॉन पे लाइट की वजह से ये ऐसे बन गए। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों लाइन में से लाइट पास हुई, तो ये वाला जो रेक्टेंगल है ये ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो रेक्टेंगल है टॉल वाला वर्टिकल वाला, यहाँ पर लाइट की वजह से ऐसा नैरो बन सकता है। तो ये बिल्कुल वैसा नहीं बना जैसा मुझे चाहिए था। और आप देख सकते हैं हर कॉर्नर पे यहाँ पे राउंडिंग हो गई है, और थोड़े से छोटे हो गए हैं रेक्टेंगल। ऑल दीज चेंजेस जितने भी हो रहे हैं, ये सब जो हैं लाइट की वजह से होते हैं, लाइट की प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं। यहाँ पर देखिए ये अगर बहुत पास हैं तो ये दोनों यहाँ पर ऐसे मिल सकते हैं, लेकिन बनाने तो अलग अलग थे, लेकिन ये दोनों मिल गए। यहाँ पर देखिए कि जैसे एक छोटा सा रेक्टेंगल है रेड वाला, और ये पर्पल वाला रेक्टेंगल है, मुझे इसको बिल्कुल एज से एज कवर करना था, लेकिन जब ये बना तो ये ऐसा बन गया। तो जैसा मुझे 2D में दिखता है रेक्टेंगल शेप वैसी ही बने। अगर जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ वैसी नहीं बनी तो ये तो गलत बन गया, मुझे बनाना था ये बन गया ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं कि इन दोनों रेक्टेंगल्स के बीच में इतनी जगह होनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि वो ऐसा बिहेव ना करें। जैसे कवरेज है, अगर मैंने एज टू एज बना दिया इसको तो ये ऐसा बन जाएगा। तो देर इज अ एंक्लोजर रूल कि भाई अगर ऐसा बनाना है तो आप थोड़ा सा इसको बड़ा बना के रखिए, इसको ज़्यादा एंक्लोज करके रखिए, इन दोनों के बीच में स्पेसिंग रखिए, ऐसा है तो ऐसा कीजिए, ऐसा है तो ऐसा कीजिए। तो देर आर लॉट ऑफ डीआरसी रूल्स, थाउजेंड्स ऑफ डीआरसी रूल्स हो सकते हैं एक ही टेक्नोलॉजी में, और वो सारे फॉलो करने पड़ते हैं। और वो हम क्योंकि मैनुअली फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए उसके लिए एक टूल बन गया है जिसको हम डीआरसी टूल बोलते हैं, डीआरसी वेरिफिकेशन टूल बोलते हैं। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे iQrate टूल पे, और इसके लिए वीडियो भी अवेलेबल है उसको यूज़ करने के लिए।
एक छोटा सा और एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं कि जो ट्रांजिस्टर बनता है उसमें आप नोटिस कीजिए कि गेट को हम थोड़ा सा आगे निकाल के रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये लाइट से राउंडिंग हो जाती है इसकी कॉर्नर की। तो यहाँ पर सोर्स है, ये ड्रेन है। अगर मैंने बिल्कुल एज टू एज बना दिया तो राउंडिंग होके ऐसा बन जाएगा। अब गेट का तो काम है कि सोर्स और ड्रेन के बीच में करंट को कंट्रोल करना, लेकिन यहाँ पर देखिए सोर्स और ड्रेन आपस में मिल गए ऊपर और नीचे में, तो यहाँ तो करंट फ्लो होता ही रहेगा, गेट का कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा ना हो इसके लिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बनाना पड़ता है, ताकि वो बनने के बाद सिलिकन पे ऐसा बने। यहाँ पर आप प्रॉपर देख सकते हैं कि सोर्स और ड्रेन सेपरेटेड है, ना कि शॉर्टेड और है। तो यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं है और यहाँ पर शॉर्ट हो गए हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए एक्सटेंड करते हैं। इसी तरह के बहुत सारे डीआरसी रूल्स हैं, और कुछ बेसिक टाइप के डीआरसी रूल जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो आईक्यूरेट टूल में, वो है स्पेसिंग, कि दो लेयर के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। एक छोटे से, अगर मैंने बहुत छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया तो वो अलाउड नहीं है। वो मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, एंक्लोजर कितना होना चाहिए, एंड इस तरह के डीआरसी रूल्स हैं। कुछ एडवांस डीआरसी रूल्स भी हैं जो कि मैं दोबारा से बोलूँगा कि नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग में बताएंगे, जैसे कि लैचअप रूल है, एंटीना है, डेंसिटी है। इन सभी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और अभी हमने यहाँ पर सीखा कि दो तरह की वेरिफिकेशन हमने सीखी, एलवीएस और डीआरसी। लेकिन एक चिप बनाने के लिए बहुत तरह की वेरिफिकेशन होती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोमाइग्रेशन, आईआर ड्रॉप एनालिसिस, पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन, डीएफएम, ईआरसी, सीटीएस, पीवी, डीवी, एफई, डीआरसी, एलवीएस, एलएफ। इसके अलावा और भी होती हैं, ये मैं अभी बस आपको एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि इतनी सारी टाइप की वेरिफिकेशन करनी पड़ती है इंजीनियर्स को। और हर वेरिफिकेशन के एक्सपर्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही इंजीनियर ये सब कुछ करता है। डीआरसी एलवीएस एक्सपर्ट अलग हो सकते हैं, सीटीएस क्लॉक ट्री सिंथेसिस के एक्सपर्ट अलग होंगे, डीएफएम के अलग होंगे, इलेक्ट्रोमाइग्रेशन आईआर के अलग हो सकते हैं। तो इतने सारे वेरिफिकेशंस हैं, इतने सारे टाइप की इंजीनियरिंग जॉब्स हैं। और अगर मैं डिज़ाइन इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजीज की बात करूँ तो ये सब जॉब रोल्स हैं, वेरिलॉग डिज़ाइन इंजीनियर, फिजिकल डिज़ाइन इंजीनियर, टेस्ट बेंच डिज़ाइन इंजीनियर, टेस्ट स्ट्रक्चर डिज़ाइन इंजीनियर, ट्रांजिस्टर मॉडलिंग इंजीनियर, एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर, डिजिटल डिज़ाइन इंजीनियर। बहुत सारे इस तरह से जॉब रोल्स हैं इस मार्केट में, जो कि आप एडवांस लेवल की ट्रेनिंग करके बन सकते हैं। मार्केट में, इंडस्ट्री में ये सब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप प्रैक्टिस कीजिए हमारे ईडीए टूल्स पे। और अगर आप कुछ और आपको कुछ समझ में नहीं आता इस वीडियो में, कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको दूसरे वीडियो बना के समझाने की। लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं ऑफ कोर्स। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ईडीए टूल यूज़ करके उसको प्रैक्टिस भी करें। थैंक यू सो मच। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।